पिछले एक साल में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हमने देखा कि किस तरह से दुनिया दो हिस्सों में बटी दिखाई दी है और ऐसे में जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसके कई मायने हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्यों है ये दौरा अहम। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभा रहे हैं दोनों ही देश। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। इन दोनों ही वैश्विक मंचों में तमाम ऐसी चुनौतियां रहेंगी जो विश्व में इस समय रूस यूक्रेन युद्ध से निकली हुई चुनौतियां भी हैं, जिनके समाधान पर काम हो रहा है। वार्ता के मुद्दे आज क्या रहे, उस पर एक नजर डालते हैं। भारत और जापान के बीच दोस्ती का एक लंबा इतिहास है। तमाम जो मसले रहे जिन पर बातचीत हुई, द्विपक्षीय सहयोग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। रक्षा का क्षेत्र है, उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़े दोनों देश। हिंद प्रशांत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक तरह से विस्तारवादी नीति को लेकर दोनों ही देश एक मत पर हैं कि कैसे एक समग्र समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को विकसित किया जाए। उस पर दोनों देश एक साथ है। इनोवेशन को लेकर दोनों ही देश आगे बढ़ रहे हैं एक साथ। भारत को आने वाले समय में न सिर्फ जापानी निवेश के लिहाज से, लेकिन टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिहाज से भी इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के बीच संपर्क को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की दिशा में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और जो बीते कुछ सालों में जो कदम उठाए गए उसकी भी समीक्षा हुई है। आर्थिक साझेदारी बेहद अहम है दोनों देशों को लेकर, उसमें किस तरह से नए आयामों की तलाश की जाए, इस पर बात की। अब देखते हैं, एक नजर डालते हैं क्यों अहम है हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग। हिंद प्रशांत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्रों में से एक है। हम जानते हैं कि भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र के अहम स्तंभ हैं। 14 अन्य देशों के साथ ही भारत और जापान की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। व्यापार के लेन देन की अगर हम बात करें तो तकरीबन दोनों ही देशों का, या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की अगर बात करें तो 90% हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री लेन के जरिए होता है। साथ ही साथ विस्तारवादी नीतियों को रोकने में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपने अपने स्तर पर बढ़ाने की लगातार बात की जा रही है भारत और जापान द्वारा। ये देखा गया कि कई मंचों पर भी अपनी आवाज जापान और भारत ने बुलंद की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जरूरत है आज भारत और जापान का एक साथ आना। दोनों ही देश स्थिर और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पैरोकार हैं। तमाम मंचों पर इस बात को रखा गया है। साथ ही साथ कई विकासशील देशों का भी ये मत रहा है जिनकी आवाज को बुलंद करते रहे हैं भारत और जापान। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड का भी गठन हुआ। क्वाड में भारत और जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को संतुलित करना चाहते हैं। विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ खड़े रहे हैं। दोनों देश स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थक हैं। इसी में समावेशी हिंद प्रशांत के लिए भारत और जापान ने कई कदम भी उठाए हैं। उन्हीं में से एक बड़ा कदम है भारत के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, और वहीं जापान ने इसी तरह से एक कदम उठाया है जो कि इंडो पैसिफिक के बीच फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और इन दोनों ही एक तरह से जो कार्यक्रम है, जो सहयोग बढ़ाया गया है, इसमें कई तरह की समानताएं हैं जो इंडो पैसिफिक को लेकर जो भावी जो चुनौतियां हैं उनके समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे नजर डालते हैं भारत जापान के बीच व्यापारिक संबंध कैसे रहे हैं और ये दौरा क्यों बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहीं जापान दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2011 में अपने दोनों ही देशों के संबंधों में व्यापक आर्थिक भागीदारी करार यानी CAPA पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। और इसी के साथ 2014 भी दोनों देशों के बीच एक काफी महत्वपूर्ण पड़ाव रखता है 2014, क्योंकि संबंधों को विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदार में तब्दील किया गया था। द्विपक्षीय व्यापार पर नजर डालते हैं, क्योंकि व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बना रहा है। 2013-14 की अगर हम बात करें तो 16.31 अरब डॉलर का व्यापार था, लेकिन यही पिछले कुछ समय में इसमें किस तरह की तब्दीली आई है उसे भी देखने की जरूरत है। तमाम सहयोग के साथ आगे बढ़ते हुए दोनों देशों के संबंध 2021-22 में 20.57 अरब डॉलर तक पहुंच गए। तो यह दिखाता है कि व्यापारिक संबंध कितने मजबूत हुए दोनों देशों के बीच। जापान का भारत में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। आइए उस तरफ भी एक नजर डालें।
अगर जापान का भारत में प्रत्यक्ष निवेश 2013 में 210 अरब येन था, जो कि 2021 में 410 अरब येन का इजाफा हुआ है। वहीं आज के मन से जहां एक तरफ इंडो पैसिफिक की जो तमाम समस्याएं, चिंताएं हैं, उन पर केंद्रित बातचीत रही है और उसके समाधान पर कैसे दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भारत ने ग्लोबल साउथ और भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर भी अपनी बात रखी। G20 की अध्यक्षता के साथ भारत बन रहा है ग्लोबल साउथ के देशों की बुलंद आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर इस बात को कहा है और हम जानते हैं ग्लोबल साउथ में लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशियाना के क्षेत्र शामिल है। भारत ने जनवरी में 2 दिनों का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी की थी। यूक्रेन संघर्ष के कारण विकासशील देशों को अपनी चिंताएं साझा करने का एक मंच उपलब्ध कराया था, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम चुनौतियों को देखते हुए विकासशील देशों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रही है वो रही है खाद्य की चुनौती। इसी के साथ साथ यूक्रेन के हालात को लेकर दुनिया पूरी तरह बटी हुई नजर आई और यही एक वजह थी कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनकी जो चिंताएं हैं उनको नहीं देखा जा रहा था। इसलिए एक मंच उपलब्ध कराया गया जिसमें विकासशील देशों को खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक की जो किल्लत हो रही है उसको सामने रखा गया। विकासशील देशों की मुख्य चिंता रोजमर्रा के मुद्दों की नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि युद्ध की, भू राजनीति से नहीं है। उनकी चिंता रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े तमाम उन उत्पादों की है जिनकी किल्लत, जिनकी कमी वैश्विक स्तर पर हो रही है।